का स्वागत है। हम लोग इरिटेरिया करंट अफेयर्स के मैगजीन कंप्लीट कर रहे थे और उसी कड़ी में आज हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम पढ़ने वाले हैं। तो इस मैगजीन में 3 तरीके से इसको डिवाइड भी किया गया है। एक तो किया गया है नेशनल, फिर इंटरनेशनल भी मंथली किया गया है, और उसके बाद सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक, ये भी एक है पार्ट। तो ये तीनों में क्या है, मंथली है। तो ये तीनों को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग जुलाई 2025 का पहले पढ़ेंगे, उसके बाद आगे देखते हैं। तो कहता है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालयों के राष्ट्रीय स्तर पर कुलपति सम्मेलन गुजरात में किया गया है। ठीक है। समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पतन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय द्वारा इंडिया हाउस लंदन में भारतीय समुद्री निवेश सम्मेलन किया गया है। तो समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए लंदन में समुद्री निवेश सम्मेलन किया गया है। कहता है ऑपरेशन मेडमैक्स नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मेडमैक्स के तहत नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने 4 महाद्वीप और 10 से अधिक देशों में सक्रिय ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। तो ये ऑपरेशन मैडमैक्स किसी से रिलेटेड है, तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से रिलेटेड है, और 4 महाद्वीप और 10 से अधिक देशों में ये ड्रग्स का भंडाफोड़ किया है। नीति आयोग ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से वर्ष 23-24 के लिए उत्तर पूर्वी जिला क्षेत्र SDG सूचकांक का दूसरा संस्करण जारी किया है। तो किसने जारी किया है? जारी किया नीति आयोग ने। किसके साथ? उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय और साथ में UNDP के साथ उत्तर पूर्वी जिला क्षेत्र SDG सूचकांक का दूसरा संस्करण जारी किया है। और इस संस्करण में क्या क्या बताया गया है? तो बताया सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सभी जिलों ने फ्रंट रनर श्रेणी हासिल किया। हनाथियाल मिजोरम सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला बना, और लोंगडिंग अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम स्कोर किया है। 3 डेटा दिया है, मिजोरम है, सिक्किम में, त्रिपुरा, सब फ्रंट रनर श्रेणी में आ गए हैं। हनाथियाल मिजोरम है वो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, और अरुणाचल प्रदेश का लोंगडिंग है ये सबसे कम स्कोर किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुणे में रक्षा अकादमी परिसर में पेशवा बाजीराव प्रथम का प्रतिमा का अनावरण किया। तो ये राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ? पुणे में। अमित शाह जी ने बाजीराव प्रथम जो है उनका प्रतिमा का अनावरण किया। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा गुजरात के आनंद में भारत के पहले राष्ट्रीय स्तर के सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन सरकारी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। इसका उद्देश्य सहकारी शिक्षा, नवाचार और रोजगार को बढ़ावा देना है। तो क्या बोल दिया? कहाँ है? तो कहता है कि किसने किया? तो कहता है कि केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने गुजरात में सहकारी विश्वविद्यालय बनाया है। त्रिभुवन सरकारी विश्वविद्यालय नाम है। इसका उद्घाटन किया, आधारशिला रखे। 6 वर्षीय तेग बहादुर जी पंजाब के हैं। वो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रूस पर सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं चढ़ने वाले। तो तेग बहादुर कहाँ हैं? तेग बहादुर है पंजाब के, और वो यूरोप के सबसे ऊंची चोटी, क्या नाम है यूरोप का सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट एलब्रूस। तो उस पर वो तेग बहादुर जी चढ़ गए हैं, सबसे कम उम्र के व्यक्ति। कोयला और खनन मंत्री जी किशन रेड्डी जी द्वारा सामुदायिक सहभागिता और विकास ढांचे रीक्लेम का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? खनन निर्भर क्षेत्र में परिस्थिति की बहाली को बढ़ावा देना। तो पहले कोयला और खान मंत्रालय कौन है? जी किशन रेड्डी। ठीक है। इनके द्वारा सामुदायिक सहभागिता और विकास ढांचे रीक्लेम का शुभारंभ किया गया है। तो रीक्लेम किससे रिलेटेड है जी? रीक्लेम रिलेटेड है आपका खनन से है। और इसमें कहता है कि खनन निर्भर क्षेत्र में पारिस्थितिक बहाली को बढ़ावा देना है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री द्वारा एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली सी फ्लड का शुभारंभ किया गया। यह वेब आधारित प्लेटफॉर्म है जो बाढ़ के मानचित्रण में बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करता है। ठीक है। तो सी फ्लड क्या है? तो सी फ्लड आपका एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान है। क्या है? कहता है कि बाढ़ के बारे में पहले आपको बता देगा। कौन बता देगा? आपका सी फ्लड बता देगा।
तो ये बाढ़ का मानचित्रण और बाढ़ का पूर्वानुमान भी प्रदान करता है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में पांडुलिपि विरासत पर पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन किया गया है। तो पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कौन करवाया? संस्कृति मंत्रालय ने करवाया। कहाँ करवाया? नई दिल्ली के भारत मंडपम में। ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जुलाई 2025 में राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी प्रदान की गई है। इसका उद्देश्य खेलों के माध्यम से समग्र राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देना है। ठीक है। तो राष्ट्रीय खेल नीति लागू किया गया कब? जुलाई 2025 में किया गया है राष्ट्रीय खेल नीति। इसका उद्देश्य क्या है? खेल के माध्यम से समग्र राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देना। 1 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुसंधान और नवाचार परिस्थिति तंत्र को मजबूत करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की निधि के साथ अनुसंधान विकास और नवाचार योजना को मंजूरी दी गई है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का तो कितना पैसा लगाया गया है? 1 लाख करोड़ रुपया। क्या चीज़ के लिए? अनुसंधान और नवाचार परिस्थिति तंत्र को बढ़ाने के लिए। और इसके लिए RDI रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट का इसको मंजूरी दे दिया गया। 1 लाख करोड़ रुपये लगाया गया रिसर्च के लिए। इसका उद्देश्य RDI में निजी क्षेत्रों के निवेशकों को प्रोत्साहित करना और कम या शून्य ब्याज दरों पर दीर्घकालिक वित्त पोषण प्रदान करना है। तो इसका उद्देश्य दो है। एक तो पहले बोल रहा है कि निजी क्षेत्र जो है रिसर्च में निजी क्षेत्र के भी निवेशकों को प्रोत्साहित करना है, और या तो कम या शून्य ब्याज दर पर दीर्घकालिक वित्त पोषण भी देना, मतलब लोन भी देना बहुत कम रेट पे, एकदम नहीं इंटरेस्ट नहीं भी लग सकता है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 196वीं बैठक के दौरान SPREE 2025 योजना को मंजूरी दी गई है। यह योजना 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी। इसका उद्देश्य संविदा अनौपचारिक एवं वंचित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य लाभों को दायरे में लाना है। देखिए, तो कहता है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम की कौन सा बैठक था? 196। कितना बैठक था? 196वां बैठक था। ठीक है। उसमें SPREE 2025 है। यह योजना 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक चलेगा। मतलब समझिए कि लगभग जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 6 महीने के लिए है। ये SPREE कितने महीने के लिए है? 6 महीने के लिए है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है संविदा और अनौपचारिक वंचित श्रमिकों को सामाजिक और सुरक्षा स्वास्थ्य लोगों को दायरे में लाना है। 1 मिनट रुकिएगा जरा। तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 196वीं बैठक में SPREE नाम का है, जो कि इसमें संविदा और अनौपचारिक वंचित श्रमिकों को सुरक्षा और लाभ के दायरे में लाना है। आगे देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल में ही रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव ELI को मंजूरी दी है। इसका बजट 99,446 करोड़ रुपया है। उद्देश्य है 2 वर्षों में देश भर में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजन करना। तो कहता है रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन, इसका क्या है? एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव ELI का फुल फॉर्म क्या है? एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव। तो इसमें क्या है कि लगभग 99,000, लगभग 1 लाख करोड़ इसका भी बजट रखा है। 99,446 करोड़ रुपये है। समझिए 1 लाख करोड़ इसका भी है, जिसका है कि 2 वर्षों में कितने वर्षों में? 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजन करना है। समझ गए? ELI का है 2 वर्ष में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजन करना है। महाराष्ट्र सरकार ने सार्वजनिक गणेशोत्सव को आधिकारिक रूप से राज्य महोत्सव घोषित किया है। सार्वजनिक गणेशोत्सव की परंपरा 1893 में लोकमान्य तिलक ने शुरू की थी। ये तो आपका हिस्ट्री है, आपको पता होना चाहिए कि लोगों को एकजुट करने के लिए और धार्मिक परंपरा को स्टार्ट किए थे लोकमान्य तिलक जी ने। तो होता है कि सार्वजनिक गणेशोत्सव किसने शुरू किया था? 1893 में लोकमान्य तिलक जी ने किया था, और महाराष्ट्र सरकार ने उसका राज्य महोत्सव घोषित किया। लोक अध्यक्ष ओम बिरला जी ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों के पहले राष्ट्रीय स्तर पर 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसका आयोजन हरियाणा के गुरुग्राम स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी में किया गया है। तो कहता है कि
शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्ष के पहले राष्ट्रीय स्तर के जो मीटिंग हुआ है उसका उद्घाटन कौन किए जी? तो ओम बिरला जी के। तो ये भी देखिए लोकसभा के अध्यक्ष हैं और शहरी स्थानीय के भी अध्यक्ष जो होंगे उनका मीटिंग करवाए हैं। कहाँ किए? हरियाणा के गुरुग्राम में किए हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में किए हैं। पेरिस में आयोजित विश्व धरोहर समिति की 47वें बैठक के दौरान जुलाई 2025 को भारत के मराठा सैन्य परिदृश्यों के 44वें धरोहर के रूप में शामिल किया गया। तो कहता है कि जो ये विश्व धरोहर समिति के 47वां बैठक हुआ तो इस 47वें बैठक में मराठा सैन्य परिदृश्यों को 44वें धरोहर के रूप में नामित किए हैं। जो कहाँ मीटिंग हुआ था? पेरिस में हुआ था। ठीक है, जिसमें ये मराठा सैन्य में लगभग 12 सैनिक होते थे। कितने सैनिक होते थे? 12 सैनिक होते थे। उनको 44वें धरोहर में शामिल किया गया है। हाँ देखिए यहीं पे लिखा हुआ था। इसमें कुल 12 मराठा सैन्य प्रदेशों को शामिल किया गया। कितने? 12 मराठा सैन्य प्रदेशों को शामिल किया गया, जिसमें 11 सैन्य प्रदेश ये सब हैं। कहता है कि लाहौर, सिवनेरी, लोहागढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुबनगढ़, प्रणागढ़, सिंधुगढ़। जैसे जिंजी किला तमिलनाडु में है। जिंजी किला कहाँ है? तमिलनाडु में। तो 12 मराठा सैन्य प्रदेशों को शामिल किया गया है। इसमें 11 तो यहाँ पे हैं, महाराष्ट्र में है, लेकिन एगो जो जिंजी किला तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। जुलाई 2025 में उत्तराखंड में 5 लाख पौधे लगाकर हरेला पर्व मनाया गया। हरेला, तो हरेला पर्व सीधे आपको ये पूछे कि हरेला पर्व कहाँ मनाया जाता है? हरा पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में। तो कहता है कि उत्तराखंड है वो देखने में बहुत खूबसूरत है। अगर आप देखेंगे एकदम हरियाली है। उत्तराखंड में क्या है? हरियाली बहुत है। पहाड़ी इलाका है ना जी। तो उत्तराखंड में क्या है? हरियाली है। वहाँ 5 लाख पौधा लगाकर हरेला पर्व मनाया गया। तो उत्तराखंड में क्या हरेला पर्व कहाँ मनाया गया? उत्तराखंड में। कितना पौधा लगाया गया? 5 लाख पौधा लगाया गया है। केरल के अलपुझा में स्थित अर्थुनुकल पुलिस स्टेशन भारतीय मानक ब्यूरो में ISO प्रमाण प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन बन गया है। तो भारतीय मानक ब्यूरो के ISO प्रमाणन पत्र कौन पाया है? तो अर्थुनकल पुलिस स्टेशन केरल में। भारत सरकार ने PM E-ड्राइव योजना के तहत अपनी पहली इलेक्ट्रिक ट्रक ई-ट्रक प्रोत्साहन शुरू की है। इसके प्रति वाहन 9.6 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो कहता है कि मोदी जी ने PM E-ड्राइव योजना जो लॉन्च की है, इसमें इलेक्ट्रिक ट्रक के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक ट्रक के लिए, ई ट्रक है या इलेक्ट्रिक ट्रक कह सकते हैं, इसमें 9.6 लाख रुपए तक का वित्तीय सहायता दिया जाएगा। जुलाई 25 में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने नई दिल्ली में 11वें भारत मक्का शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसका आयोजन फिक्की और भारत मक्का अनुसंधान के द्वारा किया गया था। तो कहता है कि ये पहले तो समझिए कि भारतीय मक्का शिखर सम्मेलन कितने नंबर का था? तो 11वें नंबर का था। 11 नंबर का। कितने नंबर का था? 11 नंबर का था। कहाँ किया गया बैठक? नई दिल्ली में किया गया। और इसमें उद्घाटन कौन किए? तो कहता शिवराज सिंह चौहान है, कृषि मंत्री। अच्छा, इसका आयोजन कौन करवाया? तो फिक्की करवाया और भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान द्वारा करवाया गया। तो मक्का शिखर सम्मेलन मक्का कितने नंबर का हुआ है? मक्का हुआ 11वें नंबर का, नई दिल्ली में। बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में विशेष रूप से बिहार की मूल निवासी महिलाओं को 35% आरक्षण देने का प्रस्ताव दिया है। पंजाब के फाजिल्का में भारत की पहली लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा खोला गया। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह और में पहला खगोल पर्यटन महोत्सव आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य विज्ञान आधारित पर्यटन को बढ़ावा देना है। तो कहता है कि पहला खगोल पर्यटन महोत्सव कहाँ किया गया? खगोल, तो कहाँ किया गया? लद्दाख के लेह में किया गया है। प्राजक्ता कोली को टाइम्स 100 क्रिटिक्स लिमिटेड में शामिल किया गया है। इस लिस्ट में शामिल होने वाली वह पहली भारतीय है। उन्हें डिजिटल दुनिया में मोस्टली सेन नाम से जाना जाता है। तो कहता है कि टाइम्स 100 क्रिटिक्स लिस्ट में प्राजक्ता कोली को शामिल किया गया, जिनको मोस्टली सेन के नाम से भी जाना जाता है। केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री यही हैं, और श्री जयंत चौधरी ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में एग्रीटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया।
तो सरदार वल्लभ भाई कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है, ये याद कीजिए पहला काम। तो ये कहाँ खोला गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल और कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये खोला गया है मेरठ में। आप इसको गुजरात मत समझ लीजिएगा, ये गुजरात के थे लेकिन खोला गया यूपी के मेरठ में। और यहाँ पे एग्रीटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया गया। और उद्घाटन किए कौन है, तो श्री धर्मेंद्र प्रधान और श्री जयंत चौधरी। सवाल ये रहेगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है कहाँ, तो मेरठ में है। एग्रीटेक इनोवेशन हब वहाँ पे उद्घाटन किया गया। हिमाचल प्रदेश देश का वह राज्य बना है, पहला राज्य है, हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू किया है। ठीक है। विदेश मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा विभाग मंत्रालय द्वारा बिम्स्टेक देशों के लिए बिम्स्टेक कैसर क्षमता कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बिम्स्टेक कैसर क्षमता कार्यक्रम के पहले चरण का शुभारंभ मुंबई के टाटा मेमोरियल सेंटर में हुआ है। तो कह रहा है कि विदेश मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा बिम्स्टेक देशों के लिए, अगर इसमें कौन कौन है, एक तो विदेश मंत्रालय है, एक परमाणु ऊर्जा विभाग भी है। ये क्या क्या है, बिम्स्टेक देशों के लिए बिम्स्टेक कैंसर क्षमता निर्माण कार्यक्रम का पहला चरण का शुभारंभ किया है कहाँ, मुंबई के टाटा मेमोरियल में। तो अब ये याद रखिए कि बिम्स्टेक कैंसर क्षमता निर्माण कार्यक्रम किसके द्वारा आयोजित कराया गया है। तो एक तो हमारा विदेश मंत्रालय है और दूसरा कौन है, परमाणु ऊर्जा विभाग। परमाणु ऊर्जा है, आपसे कि कैंसर में परमाणु का कहाँ से रिलेशन है, लेकिन है, ये मिल के काम किया है बिम्स्टेक के लिए और मुंबई में किया गया है। तो हम लोग जून पढ़ लिए, जुलाई पढ़ लिए, अब हम लोग जून पढ़ने वाले हैं। तो इसी तरीके से हम लोग इस पर जून कंप्लीट करेंगे। जून तो बहुत बड़ा है भैया, अरे रे 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 अरे रे रे, जून में इतना ज़्यादा खबर है। ठीक है, जुलाई तो छोटा था, जून है बहुत बड़ा। देखते हैं जून को, देखते हैं। केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया। यह 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल के कष्ट झेलने वाले श्रद्धांजलियों को अर्पित करने के रूप में था। हाँ, तो ये आपातकाल कब लगाया गया था, तब 25 जून 1975 को लगाया गया था और इसीलिए हम संविधान हत्या दिवस मनाते हैं 25 जून 1975। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय क्षेत्र की स्थापना को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य आलू की उत्पादकता को बढ़ाना, किसान की आय में वृद्धि करना और क्षेत्र में रोजगार पैदा करना। तो कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश के आगरा में आलू है और यहाँ पे दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की भी स्थापना का मंजूरी दे दिया गया है। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र आलू केंद्र के लिए आगरा में ही। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सागरमाला वित्त लिमिटेड का उद्घाटन किया। कहाँ, समुद्री क्षेत्र में। यह वित्तीय घाटे को कम करने और समुद्री क्षेत्रों में वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय समावेशन पेश करेगा। ठीक है, तो ये सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड जो है, इसका उद्घाटन कौन किए हैं, तो सर्बानंद सोनोवाल में समुद्री क्षेत्रों के लिए ये है पहली गैर वित्तीय कंपनी है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ग्रीन डेटा सेंटर को आधारशिला रखा है। यह डेटा सेंटर पर्यावरणीय स्थिरता पर केंद्रित है, जिसकी क्षमता 30 मेगावाट है। अब देखिए ये क्या बोल रहे हैं कि ग्रीन डेटा सेंटर कहाँ बनाया गया है। ग्रीन डेटा सेंटर कहाँ बनाया गया है, गाजियाबाद में। ग से ग्रीन, ग से गाजियाबाद। ठीक है, और इसका उद्घाटन कौन किए हैं, आधारशिला रखे हैं योगी जी और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ये दोनों मिलकर रखे हैं। और ये पर्यावरण स्थिरता पर केंद्रित है। यह डेटा सेंटर क्या है, पर्यावरण स्थिरता पर केंद्रित है। 300 मेगावाट 30 मेगावाट का। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 2026 तक आंध्र प्रदेश के अमरावती में शुरू की जाएगी। तो क्वांटम वैली कहाँ, अमरावती में की जाएगी। यह क्वांटम वैली में अनुसंधान, नवाचार और आदि के माध्यम से लाखों पेशेवर को रोजगार मिलने की संभावना है। तो क्वांटम कंप्यूटिंग वैली कहाँ शुरू होने वाला है, तो अमरावती, आंध्र प्रदेश में। केंद्र सरकार ने बिहार में पहली स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर आधारित परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना को मंजूरी दे दी है। कहता है न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के तहत केंद्र सरकार ने देश के 6 राज्यों में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की स्थापना करेगी। तो कहता है कि
स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर SMR स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है वो बिहार में भी स्थापित होगा। इसके लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना मिल गई है। और ये ऐसा केंद्र सरकार 6 राज्यों में ये लगाने वाले हैं। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। उसमें से एक कौन है? बिहार भी है। अडानी ग्रुप ने गुजरात के कच्छ में देश का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है, जिसकी क्षमता 5 मेगावाट होगी, जो कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो कहता है कि देश का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन कहाँ हो रहा है? देश का पहला ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन कहाँ है? तो अडानी ग्रुप गुजरात के कच्छ में है। और किया किसने है? तो अडानी ग्रुप ने किया है। तो ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन कहाँ है? गुजरात में अडानी ग्रुप ने किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन किया। तथा स्थापना से तेलंगाना में हल्दी को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाने में सहायता मिलेगी, साथ ही हल्दी की खेती के किसान को भी लाभ मिलेगा। तो ये याद रखिए कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड जो है वो उसकी स्थापना कहाँ हुआ है? तो तेलंगाना के निजामाबाद में हुआ है और अमित शाह जी ने उसका उद्घाटन किया। तो हल्दी बोर्ड कहाँ है? तेलंगाना में। ठीक है, और अमित शाह जी ने उसका उद्घाटन किया है। आगे देखते हैं। जून 25 में आंध्र प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में विद्या शक्ति पहल की शुरुआत की है। यह पहल सरकारी स्कूलों में धीमी गति से सीखने वाले छात्रों पर केंद्रित होगी और उन्हें सुधार लाने का प्रयास करेगी। तो विद्या शक्ति, तो ये विद्या शक्ति जो है शिक्षा के क्षेत्र में विद्या शक्ति जो पहल किया गया है वो कहाँ किया गया है? आंध्र प्रदेश में किया गया है। विद्या की जो शक्ति है वो कहाँ दिखाया जाएगा? आंध्र प्रदेश में। विद्या शक्ति जो है वो आंध्र प्रदेश में दिखाया जाएगा। ठीक है, और इसका काम क्या है? छात्र कथा धीमी गति से सीखने वाले छात्रों पर केंद्रित होगी और सुधार लाने का प्रयास किया जाएगा। विद्या शक्ति आंध्र प्रदेश। हाल में ही उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में सालखन फॉसिल पार्क को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में संभावित सूची में शामिल किया गया है। यह स्थल कैमूर पर्वत श्रृंखला में 25 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। यहाँ 1.4 अरब वर्ष पुरानी परतदार अपसादित संरचनाएं पाई जाती है। ये देखिए क्या बोल रहा है कि आप इसको याद रखिए कि सालखन फॉसिल पार्क कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। पहला सवाल क्या पूछेगा कि सालखन फॉसिल पार्क कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है और इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में संभावित सूची में शामिल किया गया है। और यहाँ कहाँ, ये कौन से पर्वत श्रृंखला पे है? तो ये जो सालखन फॉसिल पार्क है ये कैमूर पर्वत श्रृंखला पे है और जहाँ पे ये 1.4 अरब वर्ष पुरानी परतदार चट्टान पाई जाती है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के अवसर पर सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने GOI स्टैट ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप नागरिकों को कहीं भी वास्तविक समय में सरकारी आंकड़े तक आसान पहुंच प्रदान करेगा। तो पहले ये याद रखिए कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस नेशनल स्टैटिक्स डे कब मनाते हैं? नेशनल स्टैटिक्स डे कब मनाते हैं? तो 29 जून को मनाते हैं। संख्या में एक कम है, 30 होता है पूरा संख्या, उसमें एक कम है। तो संख्या की बात कर रहा है तो उसमें एक कम कब करना है? जून में, 29 जून को। तो और यहाँ पे GOI स्टैट ऐप लॉन्च किया गया है और वास्तविक समय में सरकारी आंकड़ा दिया जाएगा। केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय ने जनजाति योजनाओं को बेहतर क्रियान्वयन के लिए आदि कर्मयोगी कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है, जिसके तहत अधिकारियों को प्रशिक्षित और प्रेरित किया जाएगा ताकि जनजातीय कल्याण योजनाओं को क्रियान्वयन को बढ़ावा दिया जा सके। अच्छा, ये उल्टा है। बात यहाँ पे कर रहा है कि केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय ने आदि कर्मयोगी कार्यक्रम की शुरुआत किया है। आदि कर्मयोगी जो है जनजाति मंत्रालय ने किया है। इसमें का लक्ष्य क्या है कि अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा और प्रेरित किया जाएगा कि आप जनजातीय कल्याण योजनाओं को क्रियान्वयन को बढ़ावा करें। मतलब कि अधिकारी को ट्रेनिंग दिया जाएगा कि आप आदि कर्मयोगी में, मतलब जो आपके क्षेत्र में जनजाति हैं, आप उनको हेल्प करें। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने IIT दिल्ली में सरकारी अधिकारियों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।
इसका उद्देश्य केंद्र और राज्य के सरकारी अधिकारियों को आवश्यक एआई ज्ञान प्रदान करना, उन्हें व्यवहारिक उपयोग पर बल देना। तो कहता है कि ये आर्टिफिशियल एआई आधारित 2 दिवसीय कार्यक्रम कहाँ किया गया है, तो आईआईटी दिल्ली में किया गया। किया किसने? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आईआईटी दिल्ली में सरकारी अधिकारियों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्य शुरू किया। महाराष्ट्र सरकार ने हाल में ही 802 किलोमीटर लंबी शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी है। यह एक्सप्रेस महाराष्ट्र के नागपुर शहर को गोवा से जोड़ेगा। तो कहता है कि शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे कहाँ है? शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे है महाराष्ट्र में, और ये 802 किलोमीटर लंबा है। ये नागपुर शहर को गोवा से जोड़ेगा। नागपुर को कहाँ से जोड़ देगा? गोवा से जोड़ेगा। ये 802 किलोमीटर लंबा है। महाराष्ट्र सरकार ने इसकी मंजूरी दी है। ठीक है। मई 31 को लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर नरेंद्र भाई मोदी जी ने 300 रुपये का सिक्का और डाक टिकट जारी किया। उल्लासनव भारत साक्षरता कार्यक्रम। उल्लासनव भारत साक्षरता कार्यक्रम के ऐतिहासिक उपलब्धि पर गोवा ने पूर्ण साक्षर राज्य घोषित कर दिया। गोवा ने यह योजना 2022 से 27 के लिए लागू की गई थी। तो उल्लासनव भारत साक्षरता जो कार्यक्रम है ये 2022 से 27 के लिए लागू की गई है। इसका उद्देश्य 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले लोगों को शिक्षा देना है जो स्कूल नहीं जा सके। ठीक है। तो उल्लासनव भारत साक्षरता कार्यक्रम 22 से 27 के लिए था और उद्देश्य था 15 वर्ष या उससे अधिक आयु लोगों को शिक्षा देना है जो स्कूल नहीं जा सके। गोवा खुद को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया। भारत सरकार ने 31 मार्च 2025 को या उससे पहले कम से कम 10 साल की सेवा पूर्ण कर चुके सेवानिवृत्त कर्मचारियों को, केंद्रीय कर्मचारियों को एकीकृत पेंशन योजना का लाभ देने की घोषणा की है। मतलब क्या बोले हैं? यूपीएस जिसको कहते हैं। इसमें बोला गया है कि या तो आप 31 मार्च 2025 या उससे पहले कम से कम अगर 10 साल सेवा दे चुके हैं, मतलब आप 31 मार्च के पहले तक 10 साल, मतलब आप 2015 से पहले सरकारी नौकरी में थे, कितने से? 2015 से पहले थे, तो आपको एकीकृत पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इसका पेंशन का लाभ मिलेगा। मिनिमम 10,000 रुपया है। मिनिमम 10,000 रुपया है। 1 जून को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल के तहत तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में 15,000 से अधिक साइकिल सवारों ने भाग लिया। आयोजन भारतीय सेना और ऑपरेशन सिंदूर के बीच सैनिकों को समर्पित किया गया। तो कहता है कि फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल, फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो फिट इंडिया संडे और साइकिल का आयोजन किया गया नई दिल्ली में, नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। यहाँ पे तिरंगा रैली का आयोजन किया गया था। ये सेना, भारतीय सेना और ऑपरेशन सिंदूर के वीर सैनिकों को समर्पित किया गया। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने एक एनआई अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई के लिए राउज एवेन्यू परिसर में 34 डिजिटल अदालतों का उद्घाटन किया। तो कहता है 34 डिजिटल अदालत कहाँ लगाया गया? तो दिल्ली उच्च न्यायालय में लगाया गया। कितना लगाया गया है? 34। ये राउज एवेन्यू परिसर में, ठीक है, इतना है। और इसका उद्घाटन कौन किए हैं? तो मुख्य न्यायाधीश कौन है? देवेंद्र कुमार उपाध्याय। देवेंद्र कुमार उपाध्याय ये हैं दिल्ली के मुख्य न्यायाधीश है देवेंद्र कुमार उपाध्याय जी। वो 34 डिजिटल अदालतों का उद्घाटन किए। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज एलएलएम भारत जेन की शुरुआत की है। किसने किया है? यह 22 भारतीय भाषाओं की सेवाओं के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य भारत की भाषाओं, सांस्कृतिक विविधता को अपनाकर एआई और नवाचार को बढ़ावा देना है। तो ये कहता है कि भारत जेन जो है ये एक एआई आधारित मल्टी मॉडल लैंग्वेज है। क्या है? मल्टी मॉडल लैंग्वेज है। तो ये इसको नाम क्या रखा दिया गया है? भारत जेन। भारत जेन, ठीक है। इसको
थी लॉन्च कौन किए? तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसको लॉन्च किए हैं। ये 22 भाषाओं की जानकारी देगा। मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का उद्घाटन किया। इसकी उत्पादन क्षमता 660 मेगावाट है। भारत ऊर्जा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो कहता है कि घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ है? घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ है? कानपुर में है। तो ये याद रखिएगा, जिसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। मोदी जी जाके इसका उद्घाटन किए हैं। अब ये मत सोचिए कि योगी जी उद्घाटन किए, नहीं, कौन किए उद्घाटन? मोदी जी किए। तो घाटमपुर थर्मल पावर जो प्रोजेक्ट है, तो घाटमपुर थर्मल कहाँ पावर प्रोजेक्ट कहाँ है? कानपुर में है। और मोदी जी जाके उद्घाटन किए हैं, जिसकी उत्पादन क्षमता 660 मेगावाट है। हाल में ही भारत सरकार ने भारतीय जनगणना घोषित किया। इसमें 2 चरणों में आयोजित की जाएगी, जिसमें जातिगत डेटा आधारित भी है। तो कितने चरण में होगा? 2 चरणों में होगा, 2027 में होगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन भूमि संसाधन विभाग ने नक्शा कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की है। इसके तहत देश के 5 उत्कृष्ट केंद्रों के अधिकारियों को आधुनिक भू स्थानीय तकनीक की प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। तो पहले बोल रहा है कि नक्शा कार्यक्रम जो लॉन्च किया गया है, कौन किया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय और भू संसाधन विभाग द्वारा। अब कौन सा चरण की शुरुआत की गई है? इसका दूसरे चरण की शुरुआत की गई है। इसके तहत देश के 5 उत्कृष्टता केंद्रों पर, कितने पे? 5 उत्कृष्टता केंद्रों पर अधिकारियों को ट्रेनिंग दिया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा। भारत में प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विकास के लिए छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में भारत के पहले एआई विशेष आर्थिक क्षेत्र की घोषणा की गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में यह भारत में अनुसंधान को बढ़ावा देगा और वैश्विक प्रौद्योगिकी क्षेत्र के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करेगा। तो बोल रहा है कि एआई विशेष आर्थिक जोन, हम इसको आर्थिक क्षेत्र जो कहते हैं, EEZ शायद कहते हैं इसको, हाँ। तो एआई आर्थिक क्षेत्र कहाँ बनाया गया है? छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में। एआई विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ बनाया गया है? छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में बनाया गया है। भारत सरकार ने 1 जनवरी 2025 को सेवा से सीखे अभियान के तहत जन औषधि केंद्रों में युवाओं के लिए अनुभवात्मक लर्निंग कार्यक्रम शुरू किया गया है। ये कार्यक्रम युवा खेल मंत्रालय तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। यह एक 15 दिवसीय कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य युवाओं को स्वास्थ्य सेवाओं में व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना है, ताकि वे जन औषधि केंद्रों का संचालन कर सके। तो कहता है सेवा से सीखे, ये जन औषधि केंद्र में युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए है। इतना याद रखिए, जन औषधि केंद्र क्या है? युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए है। ये कार्यक्रम युवा मामलों में और खेल मंत्रालय और रसायन और उर्वरक मंत्रालय भी है, क्योंकि दवाई की बात है ना, मेडिसिन की बात हो रही है, तो इसमें रसायन तो रहेगा ही, केमिकल। तो युवा मामले वाला और रसायन वाला दोनों मिलकर काम कर रहा है। ये 15 दिनों का कार्यक्रम था, ठीक है। कहता है कि संचालन करने के लिए, ठीक है। असम के काम्बी आंगलोंग में प्रस्तावित 1000 मेगावाट की जो सौर ऊर्जा परियोजना था, उसको आदिवासी समुदायों के विरोध के बाद एडीबी ने $434 मिलियन को ऋण को वापस ले लिया। समझ गए? असम में बनने वाला था, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनने वाला था काबी आंगलोंग में 1000 मेगावाट का, जो कि विरोध के बाद उसको वापस ले लिया एडीबी ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की मंजूरी दी है। किसने दिया? उत्तर प्रदेश। कहता है इसके तहत अग्निपथ योजना में 4 साल की सेवा पूरी करने वाले को फिर से मौका मिलेगा, ठीक है। तो कहता है कि अग्निवीर के लिए 20% आरक्षण कौन दिया? उत्तर प्रदेश सरकार दिया। कितना %? 20%।
भद्रवाह जम्मू कश्मीर में तीसरा लेवेंडर महोत्सव का आयोजन किया गया है। भद्रवाह जम्मू कश्मीर में तीसरा लेवेंडर महोत्सव, इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। इसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था में लेवेंडर के महत्व को उजागर करना है। लेवेंडर के महत्व को उजागर करना है। तो कहता है कि लेवेंडर महोत्सव कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में। कितने नंबर का था? तीसरे नंबर का। उद्घाटन कौन किए? तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जाकर उद्घाटन किए। असम और मेघालय सरकारों ने ब्रह्मपुत्र की सहायक कुल्सी नदी पर संयुक्त रूप से 55 मेगावाट की कुल्सी जल विद्युत सिंचाई परियोजना शुरू करने के लिए सहमति जताई है। साथ ही गुवाहाटी शहर में बढ़ती शहरी बाढ़ समस्या के समाधान के लिए दोनों राज्य मिलकर भी काम करने का निर्णय लिया है। तो ये कह रहा है कि कुल्सी जल विद्युत परियोजना कौन कौन राज्य मिलकर शुरू किया है? तो असम है हो गया और मेघालय हो गया। अगर मैप आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट का, ऐसे 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 और ऐसे जो है, तो ये तो पूरा ये बीच में असम तो है ही, ये बीच में है मेघालय। ठीक है, ये है आपका मेघालय और ये हो गया आपका आसाम। तो ये क्या बोल रहा है कि दोनों मिलके कुल्सी जल विद्युत परियोजना शुरू किया है। किस नदी पे किया है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कुल्सी नदी पे किया गया। जापान शहर के किताकीयुशु जापान शहर कितायुशु से प्रेरणा होकर तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में 80 एकड़ में इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य सतत विकास पर ध्यान देते हुए भावी पीढ़ियों को जरूरतों को पूरा करना है। तो कहता है तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद के 80 एकड़ में इको टाउन विकसित किया जाएगा, जापान के कियाकीयुशु से प्रेरणा होकर। केंद्रीय संचार मंत्रालय ने केंद्रीय संचार मंत्रालय के डाक विभाग द्वारा जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस संरचना के लिए ध्रुव नीति की शुरुआत की गई है। यह ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक, गवर्नेंस आदि सेवाओं को सरल बनाएगा और सार्वजनिक और निजी हितधारकों के बीच नवाचार को बढ़ावा देगा। ध्रुव का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। तो कहता किसने है? केंद्रीय संचार मंत्रालय ने डाक विभाग द्वारा जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस संरचना ध्रुव नीति की शुरुआत की है। ध्रुव नीति की, ये डाकघर के लिए ध्रुव नीति लाया गया है, जिसका ध्रुव नीति का डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। ठीक है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में राजा खास गांव राज्य का पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है। तो कहता है कि सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है उसके तहत हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में राजा खास गांव को पहला सौर मॉडल गांव घोषित कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में पहला राजा खास गांव कहाँ है? राजा खास गांव कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। जून 2025 को मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया है। ये कौन नदी पे है? चिनाब नदी पे है। मोदी जी ने कटरा में 46,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजना का शुभारंभ किया। इसमें मुख्य रूप से भारत के पहले केबल स्टे रेल पुल अंजी ब्रिज, कटरा से श्रीनगर तक वंदे भारत, माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस इत्यादि है। तो मोदी जी क्या किए हैं? मोदी जी जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब नदी पे, जिसका नाम चिनाब ब्रिज, का उद्घाटन किया। मोदी जी ने कटरा में भी बहुत सारा काम किए हैं। एक तो केबल स्टे रेल पुल अंजी ब्रिज बनाए हैं, श्रीनगर से वंदे भारत शुरू किया गया कटरा से श्रीनगर के लिए भी। जून 2025 में महाराष्ट्र के पुणे में भारत का पहला कृषि हैकाथॉन आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य कृषि में जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों निपटने के लिए आधुनिक तकनीकी को बढ़ावा देना है। तो पहला ये चीज़ आप समझिए कि भारत का पहला कृषि हैकाथॉन महाराष्ट्र के पुणे में किया गया है, जिसका उद्देश्य कृषि में जलवायु परिवर्तन को उत्पन्न चुनौतियों